Good morning, dear learners. Welcome to Narwal Study Point. This is Miss Preeti Narwal. तो कल की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर, जिसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बता दिया था। तो आज की क्लास में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेनली जो टॉपिक रहेंगे हमारे इस चैप्टर में वो होंगे विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा। विनिमय क्या होता है? वस्तुओं का जो एक्सचेंज होता है, यानी किसी वस्तु के बदले जब हम लोग दूसरी वस्तु लेते हैं, इसको एक्सचेंज एक तरीके का बोल सकते हैं। या फिर जो हमारा व्यापार है वो भी तो एक्सचेंज ही है, क्योंकि हम लोग सामान जो है वो खरीदते हैं। कोई कोई वस्तु मान लीजिए हमने खरीदी है, उसके बदले में हम उसको क्या दे रहे हैं? भुगतान के रूप में मनी दे रहे हैं। तो ये क्या है? एक विनिमय है। तो विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा यानी वही है ना कि वस्तु जो हमने ली है उसके भुगतान के रूप में हम लोग मुद्रा का कैसे प्रयोग करते हैं वो पढ़ेंगे। मुद्रा के आधुनिक रूपों यानी आज के टाइम पे जो मुद्रा है उसका कौन कौन से रूप हैं? ऋण, ऋण की शर्तें, भारत में औपचारिक क्षेत्र में ऋण, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह, इन सब के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे। तो बेसिकली 2 पार्ट में आपका ये चैप्टर रहेगा, क्योंकि एक में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसके लिए 2 वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो लेट्स बिगिन। धन, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है धन। तो धन क्या होता है? धन यानी पैसा। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनिमय के माध्यम का काम करता है। दिन प्रतिदिन के लेन देन में पैसे के उपयोग से सामान खरीदा और बेचा जा सकता है। ठीक है। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में, यानी अब जो मनी है, जो पैसा है हमारा, उसको विनिमय के माध्यम के रूप में हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं। पैसे का इस्तेमाल कई लेन देन के लिए किया जाता है। इसे विनिमय का साधन माना जाता है, क्योंकि वह विनिमय प्रक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। यानी आपने कोई सामान लिया, उसके बदले में जो आप भुगतान कर रहे हो वो आप उसको मनी दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, धन दे रहे हो, मुद्रा दे रहे हो। तो वो क्या है? एक मध्यवर्ती है, इंटरमीडिएट हो गया वो आपके, यानी जो आप कस्टमर हो और शॉपकीपर के बीच में क्या बन गया? वो एक लिंक बन गया। तो इसको एक मीडियम माना जाता है। प्रारंभिक समय में वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत लोग अपनी आवश्यकताओं के आधार पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु का विनिमय करते थे। यानी पहले क्या है? मुद्रा नहीं होती थी, करेंसी नहीं होती थी। लोग क्या करते थे? वस्तुओं का ही आदान प्रदान करते थे। हालांकि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए चाहतों के दोहरे संयोग की आवश्यकता होती थी। चाहतों का दोहरा संयोग क्या होता है? यानी कोइंसिडेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स, यानी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसमें ये है, मान लीजिए कि आप जूते बनाते हो, आप मोची हो, ठीक है, और एक जो दूसरा पर्सन है वो मान लीजिए किसान है। तो अभी आपको अनाज चाहिए, तो अनाज सॉरी अभी जैसे आपको अनाज चाहिए है, ठीक है, आप कॉबलर हो, मोची हो, आपको अनाज चाहिए। तो उसके लिए ये होना चाहिए ना कि किसान को भी जूते की ज़रूरत होनी चाहिए, तभी तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होगा। ठीक है। तो वस्तु विनिमय में प्रॉब्लम क्या आती थी कि जब दोनों को ज़रूरत होती थी एक दूसरे के सामान की, तो ही बेसिकली ये एक्सचेंज हो पाता था, नहीं तो नहीं हो पाता था। तो वस्तु विनिमय के लिए इसेंशियल थिंग क्या होनी चाहिए कि वस्तुओं का दोहरा संयोग होने की उसमें आवश्यकता होती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली देखिए क्या होता है, जब माल का सीधा विनिमय माल से होता है, यानी जो आदान प्रदान है वो किसका होता है? माल का, यानी वस्तु का, और पैसे का कोई उपयोग नहीं होता। इसमें इंटरमीडिएट फैक्टर हमारा कोई करेंसी नहीं होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं, लिमिटेशंस क्या क्या थी इस प्रणाली की? वस्तु विनिमय के लिए दोहरे संयोग की शर्तें पूरी करनी होंगी। जी बिल्कुल, ये मैंने अभी बताया जस्ट आपको कि उसके लिए डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए बॉन्ड्स का। धन या मान जमा करने में कठिनाई, यानी आप धन जमा नहीं कर सकते हो ना उसमें, क्योंकि धन तो इंटरमीडिएट फैक्टर है ही नहीं, बीच में किसी करेंसी की तो ज़रूरत है ही नहीं, तो आप धन जमा नहीं करते हो उसमें। अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय करना कठिन होता था। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको आप बांट नहीं सकते हो, अविभाज्य हैं, तो उनका वस्तु विनिमय नहीं हो सकता था।
भविष्य में उपयोग के लिए लंबे समय तक चीज़ों को स्टोर करना मुश्किल है। अब देखिए जो किसान है उसके पास तो सिर्फ अनाज होगा या फिर जो भी वो फल सब्जियां उगा रहे हैं वही है। मान लीजिए अनाज को तो फिर भी आप 6 से 8 महीने, 1 साल, 2 साल तक आप स्टोर भी कर पाते हो, लेकिन अगर आपने फल सब्जियां उगाई हैं तो क्या आप उसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो? जी नहीं, उसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको स्टोर नहीं किया जा सकता। मान लीजिए उसने जो है फ्रूट्स लगाए हैं। अब फ्रूट्स तो एक ही सीज़न में उसके वो जो है वो सारे सेल हो जाएंगे। बाकी के सीज़न में वो बंदा क्या खाएगा? मान लीजिए वेजिटेबल्स किसी ने लगाई है तो इसमें क्या था, स्टोर करना मुश्किल हो जाता था इन फैक्टर्स को। ठीक है। धन के रूप में नेक्स्ट टॉपिक आपका, धन के रूप में कैसे प्राचीन काल में क्या होता था? अनाज और मवेशियों को पैसे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यानी अनाज और मवेशी जो ये मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं तो इन सब को किसके रूप में इस्तेमाल करते थे हम लोग? पैसे के रूप में। सबसे पहले क्या होता था प्राचीन काल में? अनाज को और मवेशी को यूज़ किया जाता था पैसे के रूप में। ठीक है। फिर मध्यकाल में क्या होने लगा? सिक्के चलाए गए, कुछ मुद्राएं चलाई गई, सोने, चांदी, तांबे और शीशे के धातु के सिक्कों का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाने लगा। यानी करेंसी के रूप में क्या यूज़ करने लगे हम लोग मध्यकाल में? सोने, चांदी, तांबे और धातु के सिक्कों का प्रयोग करने लगे। फिर आधुनिक काल में यानी आज के टाइम पे क्या होता है? कागजी मुद्रा है हमारी और सिक्कों का उपयोग धन के रूप में किया जाता है। कागजी मुद्रा यानी जो हमारी रुपए होते हैं उनको बोला गया है। तो ये थे रूप थे हमारे प्राचीन काल में। मुद्रा का रूप कैसे होता था? अनाज और मवेशियों में, मवेशी के रूप में। और मध्यकाल में कैसे होने लगा? सोने, चांदी, तांबे और शीशे के धातु के सिक्कों के रूप में। और आधुनिक काल में कैसे होता है? कागजी मुद्रा के रूप में या फिर सिक्कों के रूप में धन को इकट्ठा किया जाता है। धन के कुछ आधुनिक रूप भी हैं। यानी आजकल क्या है, सिर्फ जो कागजी मुद्रा है उसी को तो हम लोग धन नहीं बोलते हैं ना। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का भी प्रयोग होता है। पेपर नोट्स भी होती हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जांच करना, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आए हैं? आजकल के आधुनिक जो रूप हैं हमारे धन के उनके अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मुद्रा। मुद्रा क्या होती है? सिक्कों के प्रचलन से पहले मुद्रा के रूप में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। यानी जब सिक्के आए उससे पहले भी बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग जो है वो मुद्रा के रूप में किया जाता था, जैसे अनाज और मवेशियों का। उदाहरण के लिए बहुत कम उम्र से भारतीयों ने अनाज और मवेशियों को पैसों के रूप में इस्तेमाल किया है। ठीक है जी। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। भारत में मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। यानी भारत की मुद्रा जो रुपया है उसको कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है केंद्रीय बैंक है या सेंट्रल बैंक है जो देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। RBI औपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी करता है। औपचारिक क्षेत्र क्या होते हैं ये मैंने आपको कल भी बताया है और इसी लेक्चर में आगे भी हम लोग इसकी बात करेंगे। तो RBI औपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी करता है और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक काम क्या क्या करता है? भारतीय रिजर्व बैंक सरकार की ओर से मुद्रा जारी करते हैं। बैंक और SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है जी। SHG क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। SHG की कार्य संस्कृति के संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हैं। दिशा निर्देश क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस की किस तरीके से हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करेंगे उसके बारे में भी RBI इंस्ट्रक्शंस जारी करते हैं। क्रेडिट पर नियम और ब्याज के संबंध में निर्देश देते हैं। ठीक है। जो क्रेडिट हम लोग लेंगे, क्रेडिट के बारे में भी कल मैंने आपको बताया था। क्रेडिट होता है ऋण, एक तरीके का लोन होता है क्रेडिट। तो क्रेडिट के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो ब्याज के संबंध में जो भी दरें होती हैं, जिस रेट पर ब्याज दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, उन सब के बारे में भी RBI बताता है। भारत सरकार को मौद्रिक नीतियों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए RBI की ज़रूरत है। RBI के पास बैंक के कैश रिजर्व का एक हिस्सा होता है। कल हमने बात करी थी ना कि बैंक में सिर्फ कुछ हिस्सा ही जो है वो अकाउंट होल्डर्स के लिए नगद के रूप में जमा किया जाता है, बाकी किसके पास होता है? वो RBI के पास।
अब बैंकों में जमा, कुछ धन जो है वो बैंकों में जमा होता है। अन्य रूप जिसमें लोग पैसा रखते हैं, बैंकों के पास जमा है, लोग अपना अतिरिक्त पैसा बैंक खाता खोलकर बैंकों में जमा करवाते हैं, यानी अपनी सेविंग्स को ज़रूरतें पूरी करने के बाद जो उनके पास पैसा बचता है तो हमारे जो आम जनता है वो क्या करती है, अपना पैसा बैंकों में खाता खुलवा करके वहाँ पर जमा करवाती है। बैंक लोगों को उनकी जमा राशि पर ब्याज भी प्रदान करता है, यानी ब्याज दिया जाता है जो भी पैसा अपने अपने अकाउंट में डाला है उसको, उसके लिए। लोगों को ज़रूरत पड़ने पर अपना पैसा निकालने का भी प्रावधान है, यानी अगर जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप विद इन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिसमें कि वो एक्टिव हो बैंक आपका, क्योंकि कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो 24/7 ओपन नहीं होते हैं, तो आप उसकी ड्यूटी टाइम में जा कर के अपना पैसा जो है वो निकलवा सकते हो। चूँकि यह पैसा मांग पर निकाला जाता है इसलिए इन जमाओं को मांग जमा भी कहा जाता है। जो आपका पैसा आपके अकाउंट में है वो आपके मांगने पर ही तो निकाला जा सकता है। जब आप जा कर के चेक फिल करते हो तो वहाँ पे आप बताते हो, ठीक है जी, कि मेरे को ज़रूरत है, तो आप मांगते हो ना उसको, तो मांग जमा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि मांगने पर आपको निकाल करके दिया गया है आपका जमा करा हुआ पैसा, तो इसलिए इसको मांग जमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जांच सुविधा। जांच सुविधा क्या होती है? चेक मूल रूप से एक कागज है जो बैंक को उस व्यक्ति के खाते से एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है जिसके नाम पर चेक जारी किया गया है। ठीक है जी। अब चेक के बारे में बताया गया। चेक क्या है? कागज का एक टुकड़ा है जिस पर जो राशि लिखी जाती है, ये ऐसे करके जितनी भी अमाउंट इस पे लिखी जाती है वो विशिष्ट राशि भुगतान कर दी जाती है उस व्यक्ति के खाते से जिसके नाम पर वो चेक जारी किया गया है उसको। नकद के स्थान पर चेक के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है, यानी अगर आप कैश किसी को नहीं देना चाहते हो तो उसके बदले में आप क्या दे सकते हो? चेक भी दे सकते हो, तो चेक के माध्यम से भी आप भुगतान कर सकते हो। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के बारे में बात करेंगे। मुद्रा के आधुनिक रूप यानी करेंसी और डिपॉजिट आधुनिक बैंक प्रणाली के कामकाज से निकटता से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब जो करेंसी और जो डिपॉजिट हैं हमारे, वो आज की जो बैंकिंग प्रणाली है उसके कामकाज से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बैंकों की ऋण गतिविधियाँ, यानी बैंक किस तरीके से जो है वो ऋण प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ ये टॉपिक और करेंगे, बाकी के टॉपिक्स जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बैंकों की ऋण गतिविधियाँ, यानी बैंक जो लोन देते हैं वो किस तरीके से देते हैं। बैंक लोगों की जमाएं स्वीकार करते हैं। जमाएं स्वीकार करते हैं कैसे कि जो अकाउंट होल्डर्स है बैंक में, वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट में पैसा जमा करवाते हैं, तो उस जमा को क्या बोला गया, जमाएं जो हैं वो स्वीकार करते हैं और इन जमाओं पर कम ब्याज दर देते हैं, और जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलती है ना, जिस रेट पर वो आपको ब्याज देते हैं आपकी जमा राशि पे, वो बहुत कम होता है। वे नकद के रूप में जमा का केवल एक छोटा सा हिस्सा रखते हैं। बैंक जो हैं वो अपने पास कैश में सिर्फ एक छोटी सी अमाउंट रखते हैं, बाकी वो आरबीआई को दे देते हैं। भारत में कितने परसेंट रखते हैं वो? 15%। यह उन जमाकर्ताओं के लिए रखा जाता है जो अपने खाते से पैसे निकालना चाहते हैं। अभी देखो, मान लो आपके अकाउंट में, ठीक है जी, आपके अकाउंट में है 5 लाख रुपए। उसके बदले में बैंक आपको क्या कर रहा है? उसके बदले में बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट तो ठीक है, मान लिया जी बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट बहुत कम होती है। और दूसरा क्या है कि आपने 5 लाख रुपए आज जमा करवा दिए, तो बैंक ये तो नहीं है ना कि 5 के पूरे बैंक के पास जितने भी हैं, मान लीजिए बैंक के पास एक दिन में आए करोड़ रुपए, तो बैंक पूरे के पूरे करोड़ रुपए को तो आरबीआई को नहीं देगा ना, कुछ जो पैसा है उसको अपने पास भी रखेगा, क्योंकि हो सकता है जो उस बैंक की, उस ब्रांच के जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको कभी अपने पैसे की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, 15% जो पैसा है वो अपने पास कैश में रखते हैं, बाकी के सारा वो क्या कर देते हैं, आरबीआई में भेज देते हैं। ठीक है, शेष जमा राशि बैंकों द्वारा ऋण के रूप में दे दी जाती है। जब बैंक ऋण देते हैं तो वे इन लोगों से अधिक ब्याज दर वसूलते हैं। ठीक है, आरबीआई को तो वो देते हैं, लेकिन आरबीआई के अलावा और किसको देते हैं? जो व्यक्ति उस ब्रांच से ऋण लेता है। आपके जो 5 लाख रुपए है ना, उसके बदले आपको क्या मिलता है?
उसके बदले आपको ना बहुत कम अमाउंट में इंटरेस्ट रेट दी जाती है। लेकिन आपके इसी 5 लाख को अगर किसी को लोन दिया जाता है तो उस लोन की इंटरेस्ट रेट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बैंक यहाँ पर चालाकी कर जाते हैं। लोग क्या समझते हैं कि अगर हम बाहर पैसा देंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे पैसे की जो सेफ्टी है उसकी गारंटी नहीं होगी, क्योंकि क्या पता कैसा बंदा जो है वो हमें मिले और फिर वो बोलते हैं ना कि जी ब्याज तो छोड़ो, हमें मूल देना दे, वो भी नहीं पता होता। तो इसके लिए जो आम जनता वो क्या करती है, बैंकों के पास अपना धन जमा करवा देती है। लेकिन बैंक से जब लोग लोन लेने आते हैं तो उसके इंटरेस्ट रेट में काफ़ी डिफरेंस होता है। जिन लोगों ने जमा करवाई है उसको इंटरेस्ट रेट बहुत कम दिया जाता है ब्याज उनको, और जिसको वो ऋण देते हैं उसका ब्याज की जो दर होती हैं वो उससे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बैंक जो है वो इंटरमीडिएट फैक्टर बन के काम करते हैं। यह बैंकों की आय बन जाती है, और बैंक को जो अपनी आमदनी है वो किससे मिलती है, इन्हीं सब चीज़ों से मिलती है। इस तरह बैंक उन लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। मध्यस्थ क्या होते हैं, इंटरमीडिएट के रूप में काम करते हैं, जिनके पास अतिरिक्त धन है और जिन्हें धन की ज़रूरत है। किसके बीच में काम करते हैं ये, एक तो जमा करता है जिसने जमा करवाया है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई जमा करता है हमारे, जिन्होंने जमा करवाया है। और दूसरा क्या है, उधार लेने वाला, इसको लोन चाहिए जी, ठीक है, इसको पैसे की ज़रूरत है, इसके पास पैसा ज़्यादा है। जिसके पास पैसा ज़्यादा है इसने क्या किया जी, इसने बैंक में पैसा जमा करवाया और इसको पैसा लेना है, ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, इसको पैसा दिया। तो इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट फैक्टर हमारा कौन बन गया, इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट फैक्टर हमारा बैंक बन जाता है, क्योंकि इससे पैसा लेकर के इसको पैसा वो देता है। तो बीच का जो फैक्टर बना हमारा वो कौन बना, बैंक। इंटरमीडिएट फैक्टर हमारा बैंक बन जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इससे आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड।